प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। तो इसके पहले अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारे जैव प्रक्रमों को पढ़ा था। उसी में हम लोगों ने बहुत सारे सिस्टम्स को पढ़े थे। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने पाचन तंत्र को पढ़ा था, फिर संवहन तंत्र पढ़ा, फिर श्वसन तंत्र पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, यानी कि उत्सर्जन तंत्र को पढ़ा। तो उसी तरीके से अब हम लोगों को पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। तो नियंत्रण का मतलब सीधा सीधा समझ लिए कंट्रोल, और समन्वय का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अभी मैं सामने कैमरा की ओर देख रहा हूं और मेरा मुंह जो है वह वर्ड्स भी बोल रहा है। यदि कुछ चीज़ मेरे कानों में आ रहा है तो वह भी मैं सुन पा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ का भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित हो रहा है। मतलब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वही मेरे होंठ और जीभ और दांत उसी प्रकार के तालमेल से चल रहे हैं और वही वर्ड्स सारे निकल रहे हैं जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आखिर ये कैसे नियंत्रित हो रहा है, तो यह ब्रेन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। और भी ये कैसे नियंत्रित हो रहा है, तो वही सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हो गया नियंत्रण, कि आखिर हमारे शरीर में जो विविध प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं, वो कैसे नियंत्रित होती हैं। तो यही सब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं समन्वय। तो समन्वय का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने बताया। तो कैसे हमारा शरीर के विभिन्न भाग जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से तालमेल बनाकर कार्य करते हैं, वही होता है समन्वय। तो वो भी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो सजीव होते हैं अपना जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसके प्रति अपनी अनुक्रिया करते हैं। तो जो अनुक्रिया करते हैं जिन चीज़ों के प्रति, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपक कहते हैं। तो जो भी उद्दीपक होते हैं उनके प्रति हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपने शरीर का यदि बात करें तो हम लोग कैसे अनुक्रिया करते हैं, या फिर ऐसे बोले कि कैसे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। तो हम लोग अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही अपने इन्वायरमेंट में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हो तो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम लोग जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है या भी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम लोग समझ पाते हैं और उसके प्रति हम लोग अनुक्रिया करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों को, जैसे कि हम लोग अपनी आंखों के द्वारा जो भी सामने घटना हो रही है उसको देख पा रहे हैं, कानों के द्वारा किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ अपने त्वचा के द्वारा हम लोग फिर जो बाहरी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम लोग समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत गर्मी है तो उस गर्मी का हम लोग अनुभव कर सकते हैं, या बहुत ठंडा है तो उस ठंडे का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग अनुभव करते हैं और उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं कि मान लीजिए कि यहां पर आग लग जाएगा और हम लोगों का त्वचा उसको सेंस करेगा कि यहां पर काफी गर्मी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आग से जाकर लिपट जाएंगे और खूब खुश होंगे। ऐसा होगा क्या, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कि यहां पर आग लग गया है तो उसके प्रति हम अनुक्रिया करेंगे कि हम लोग वहां से भाग जाएंगे। और उसके लिए उसको कौन नियंत्रित करेगा, तो वही सब चीज हम लोग को पढ़ना है कि आखिर आग जो है, आग के प्रति हमारा शरीर कैसे अनुक्रिया करेगा, कैसे हमारा पैर भागना शुरू कर जाएगा, कैसे हम आग को देखेंगे, आंखों से देखेंगे, त्वचा से महसूस करेंगे और पैरों के द्वारा वहां से भाग जाएंगे। तो ये सारा जो चीज है उसी को हम लोग को पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय में। तो यदि मैं बात करूं सजीवों में, तो सजीवों में नियंत्रण में आपको पहले तो जंतुओं में पढ़ना है, उसके बाद प्लांट्स, दोनों में आपको नियंत्रण एवं समन्वय को समझना है। तो यदि सबसे पहले हम लोग जंतुओं की बात करें तो आप देखेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए 2 तंत्र, या फिर बोले कि
सबसे पहले आपको पढ़ना है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों चीज है, इन दोनों के द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण होता है और समन्वय होता है। तो पहला चीज मैंने क्या बताया, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा बताया अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो तंत्रिका तंत्र है वहां यहां पर थोड़ा सा मैंने आपको ये चित्र में दिखाया है, इसको उसके बारे में मैं बता रहा हूं। और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिससे कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है जो कि हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो यदि हम लोग थोड़ा सा इसका बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अंतःस्रावी ग्रंथियां लगी रहती हैं, जिससे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और यही हार्मोन हमारे शरीर को, या फिर बोले शरीर के बहुत सारे प्रतिक्रियाओं को या प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक मेल हैं, तो मेल के जो सारे गुण हैं वह कैसे नियंत्रित होते हैं या कैसे वो आते हैं, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां उसको क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप एक फीमेल है, तो फीमेल के सारे गुण को कौन कंट्रोल या नियंत्रित करता है, तो वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बता रहा हूं। तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से दो भाग होंगे। पहला हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला भाग होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो आप देख सकते हैं ये है मस्तिष्क और ये क्या है, मेरुरज्जु, और ये दोनों मिला के बनते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया मस्तिष्क, और मस्तिष्क के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहता है मेरुरज्जु। तो जो मस्तिष्क है वो हम लोगों को कपाल के अंदर सुरक्षित होता है, और जो मेरुरज्जु होता है वह रीढ़ के हड्डी के अंदर सुरक्षित होता है। तो ये सेंट्रल पार्ट होता है हमारे बॉडी का, और ये हमारे बॉडी में नियंत्रण और समन्वय का केंद्र होता है। तो यदि आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र कौन है, तो उसमें आपको मस्तिष्क लिख देना है इसका उत्तर में। तो जो मस्तिष्क है उसी से लगा रहता है मेरुरज्जु नीचे की ओर। तो आपको उत्तर में सिर्फ मस्तिष्क करना है, मेरुरज्जु नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है मस्तिष्क और इसके बाद यहाँ पर क्या है, मेरुरज्जु लगा हुआ है, और ये दोनों मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। जैसे कि मैं सीधा सीधा बात करूं कि आपके घर में मान लीजिए कि एक मेन लाइन लगा रहेगा, ये बिजली का कनेक्शन है, तो ये एक मेन लाइन जा रहा है, और इसी मेन लाइन से फिर आप यहाँ पर बल्ब जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर आपने फैन लगा रखा है, फिर इसी से आप बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर फिर और भी अप्लायंसेस को लगा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये एक मेन लाइन है बिछा हुआ है, और इससे शरीर के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तंत्रिकाएं फैली हुई है, जिसे हम लोग बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये हो गया सेंट्रल पार्ट, और इससे सारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये मेन पार्ट हो गया और ये बगल के सारे पार्ट्स हो गए, जिससे जो कि हमारे शरीर में यहां से होते हुए ब्रेन तक जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये क्या हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र, दोनों मिला के बनाएंगे तंत्रिका तंत्र। तो आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा कि ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो तरीके के तंत्रिका पाई जाएंगी। पहला होता है कपाल तंत्रिका और दूसरा क्या होता है, मेरु तंत्रिका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो क्लास 10th में यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। तो यदि मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ी सी कार्यविधि को, तो आप ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को मैं छू रहा हूँ, जानबूझकर इसे छू रहा हूँ मोमबत्ती को, तो मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। तो गर्मी का जब एहसास हो रहा है, तो ये गर्मी का एहसास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आएगा, हम लोगों के मेरुरज्जु में आएगा, और मेरुरज्जु से कहाँ जाएगा, ब्रेन में, और ब्रेन उसको महसूस करके सोचेगा कि यहाँ पर क्या है, कुछ गर्म चीज़ है। उसके बाद ब्रेन जो है वहाँ से प्रोसेस होगा, और वह प्रोसेस वाला इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर कुछ गर्म है, इस हाथ को आप हटा लीजिए, ऐसा, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा, आपके मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से वापस इस तंत्रिका में आएगा, और फिर यहाँ से आप अपना हाथ हटाएंगे।
तो ये तो मैं जानबूझकर एक्शन बता रहा हूं। तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि हम लोग जानबूझकर करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वैसे एक्शन को या फिर वैसी क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया। तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कुछ अनैच्छिक क्रिया के बारे में। तो अभी तो मैं ऐच्छिक बता रहा हूं, मतलब जानबूझकर हम लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ मोमबत्ती जल रहा है और आपका हाथ गलती से वहां पर पड़ गया और आपका हाथ अचानक खुद से ही हट जाता है, तो वो क्या अनुक्रिया होता है उसको हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। अभी मैंने जो बताया वो जानबूझकर हम लोगों ने यहाँ पर टच किया था। या फिर जैसे मैं बता रहा हूं कि आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जानबूझकर, मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत मखमली कपड़ा है, तो आप जानबूझकर उसे टच कर रहे हैं, तो आपके हाथ को अच्छा लग रहा है। तो आखिर वो इंफॉर्मेशन कैसे जा रहा है, तो जब हम लोग हाथ से टच कर रहे हैं तो यहाँ से रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिससे ये कहाँ चक गया, ये गया आपका मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से कहाँ गया, दिमाग में, ये ब्रेन में बोलेंगे। और ये ब्रेन जो है, जिसे हम लोग मस्तिष्क कहेंगे, वहाँ पर हम लोग फिर अनुभव कर रहे हैं कि कोई वहाँ पर चीज़ रखा हो जो कि मखमली है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिर्फ हाथ ही नहीं, शरीर के किसी भी भाग से हमारा मस्तिष्क क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये सारा तंत्रिका कहाँ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले जुड़ा हुआ है हम लोगों के मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। तो एक और चीज़ यदि मैं बताऊँ आपको, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी, कि सबसे पहले हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग दिमाग तक, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। फिर मस्तिष्क क्या करता है, उसको सोचता है, समझता है, और फिर उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। और वह जो अनुक्रिया करता है वह उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक दो चीज़ और मैं समझा दे रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली यदि मैं बोलूं कि ये क्या है, वन है, ये क्या है, कितनी है, वन, ये प्रदर्शित करता है। यदि मैं आपसे पूछूं तो आप जरा सोच के बताइएगा कि क्या है, कितना है, 2 है। आपको बोलना भी है, कितना है, 2 है। तो देखिए कैसे हुआ। तो जैसे ही मैंने ऐसे दिखाया तो ये आपका इंफॉर्मेशन कहाँ गया, आंख, आंख से कहाँ गया, ब्रेन, और ब्रेन फिर उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके बोला कि ये 2 लग रहा है। तो फिर वहां से इंफॉर्मेशन कहाँ है, आपके होठों तक, और आपने बोला 2। तो इस प्रकार से ये सारे इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो अब इसके बाद हम लोग को ये समझना है कि जो तंत्रिका तंत्र है वो किस चीज से बना हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र बना हुआ है न्यूरॉन से, या फिर बोलेंगे तंत्रिका कोशिका से। तो अब हम लोग को यही सीखना है कि तंत्रिका कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं और वो कैसे कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक तंत्रिका कोशिका को दिखाया है। और ये तंत्रिका कोशिका क्या होता है, यदि आपको कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका क्या होता है, तो यह तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वह तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर यदि हम तंत्रिका कोशिका को देखें तो तंत्रिका कोशिका में बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका काय, और कोशिका काय में क्या रहता है, केंद्रक रहता है। इसके बाद जो 2 नाम आपको ये समझना है, ये देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे प्रोसेसेस निकले हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रुमिका। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं हम लोग तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बोलते हैं। तो ये हम लोग डेंड्राइट के नाम से भी जानते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। और यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रुमिका, या फिर क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। और यहां आप देख सकते हैं जो तंत्रिका है उसका ये अंतिम सिरा है। इस प्रकार से आप यहां पर एक तंत्रिका कोशिका को देख सकते हैं। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वह किस चीज से बना है, तंत्रिका कोशिका से बना है। तो अब हम लोग को यह समझना होता है कि आखिर ये तंत्रिका कोशिका में इंफॉर्मेशन जो है वह एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यहाँ पर तंत्रिका कोशिका है वह एक के बाद दूसरा यहाँ पर लगा होता है, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरा तंत्रिका कोशिका क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये कैसे आखिर कनेक्टेड होता है, तो आप देख रहे हैं कि एक तंत्रिका है, इसको यदि मैं इस तरीके से बना दूं तो एक तंत्रिका कोशिका यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो यहां पर द्रुमिका है,
यानी डेंड्राइट है वह इसके एक्सॉन से जुड़ा रहता है और यहां से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में इंफॉर्मेशन जाते रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा वह द्रुमिका करेगा यानी कि डेंड्राइट करेगा, फिर वह इंफॉर्मेशन आगे की ओर ट्रांसफर होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा तंत्रिका कोशिका हो गया, यहाँ पर तीसरा तंत्रिका कोशिका होगा। तो एक तंत्रिका कोशिका का जो लास्ट छोर है वह दूसरे तंत्रिका कोशिका के पहले छोर यानी कि डेंड्राइट से जुड़ा होता है और एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते रहता है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है वह यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर तंत्रिका कोशिका से ये जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो टच करने से मुझे पता चल रहा है कि ये पेन है, मार्कर है, तो ये इंफॉर्मेशन आखिर कैसे ट्रैवल कर रहा है, कैसे जा रहा है। जैसे मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो आखिर ये कैसे जा रहा है, क्योंकि आप जरा देखिए यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, मुझे पता भी चल रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यानी कि इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। तो हम लोग को इसका उत्तर देना है कि तंत्रिका कोशिका से जो इंफॉर्मेशन है, जो संदेश है, वह कैसे जाता है, तो विद्युत आवेग के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है? विद्युत आवेग के रूप में जाता है। अब आपको ये समझना है कि हमारे शरीर में विद्युत आवेग कैसे पैदा हो रहा है या फिर कैसे जनरेट हो रहा है। तो इसके उत्तर में आपको देना है कि ये विद्युत आवेग हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं जिसके कारण विद्युत आवेग जनरेट हो रहा है और ये जो इंफॉर्मेशन होते हैं वह एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ आपको समझना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वह यह है कि सिनेप्स क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहला तंत्रिका कोशिका है और ये दूसरा तंत्रिका कोशिका है, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं और यहीं पर सिनेप्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से मिलेंगे और यहीं पर किस चीज़ का निर्माण होता है? सिनेप्स का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, एक तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है और वह आगे की ओर जाती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो प्रश्न जो मैंने आपको बताया। पहला प्रश्न यह है कि एक तंत्रिका कोशिका में जो इंफॉर्मेशन है, संदेश है, वह कैसे आगे चलता है, तो वह विद्युत आवेग के द्वारा आगे चलता है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न ये हो गया कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में जो इंफॉर्मेशन है वह कैसे जाता है, तो अभी आपको उसमें भी यही उत्तर देना है कि रसायन के द्वारा वह जा रहा है। तो मतलब यहाँ से कुछ ये रसायन रिलीज करेगा और फिर ये कुछ इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन उस रसायन के द्वारा जाएगा और जो विद्युत आवेग यहाँ पर है ठीक उसी प्रकार का विद्युत आवेग यहाँ पर पहुँचेगा और वह इंफॉर्मेशन पहुँचेगा। तो यदि आपने अभी भी नहीं समझा तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको यहाँ पर बल्ब जलाने है और ये बल्ब जलाना है और आपके पास छोटे छोटे तार के टुकड़े हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा तार का टुकड़ा हुआ, दूसरा तार का टुकड़ा हुआ, तीसरा तार का टुकड़ा हुआ और फिर यहाँ पर आप प्लग इसको लगा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़े को आप जब जोड़ेंगे तो ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, तो इसका उत्तर है जलेगा। इसका मतलब यदि बहुत लंबा यहाँ से दूरी है तो फिर हम लोग छोटे छोटे टुकड़े, तार के टुकड़े को जोड़कर वह इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि यह न्यूरॉन बहुत दूरी तक जाना, तो एक न्यूरॉन मान लीजिए नहीं जा रहा है तो 2-3 न्यूरॉन वहाँ पर यदि जुड़े हैं तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो रसायन के द्वारा हो रहा है। वही मैंने आपको पढ़कर भी यहाँ पर बताया। तो इस प्रकार से आपने न्यूरॉन के बारे में समझा, या फिर न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, उसके बारे में समझा। तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यह सूचनाओं को, जो इंफॉर्मेशन होता है उसे क्या करता है? विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। इस प्रकार से एक और टर्म आपको जानना, वह है रिसेप्टर। तो हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राही, जो कि क्या करता है? कुछ ग्रहण करने का कोशिश करता है। जैसे कि नाक में ग्राही लगा हुआ है, जीभ में ग्राही लगा हुआ है, आंख में ग्राही लगा हुआ है, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कान में ग्राही लगा हुआ है, जिसके कारण कोई इंफॉर्मेशन को आप रिसीव कर सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं जो कान में ग्राही है वह क्या कर सकता है, सुनने का कार्य करेगा। आंख का ग्राही क्या होता है, प्रकाश ग्राही होता है। त्वचा का ग्राही क्या होता है, ताप ग्राही होता है। इस प्रकार से बहुत सारे ग्राही है शरीर में जो कि रिसेप्टर होते हैं और वो क्या करते हैं, वह उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाक है, नाक में ग्राही लगा है जिसे हम लोग घ्राण ग्राही कहेंगे। तो ये घ्राण ग्राही आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नाक में कौन सा ग्राही लगा होता है, तो घ्राण ग्राही लगा होता है जो कि सुनने का काम करेगा या देखने का काम करेगा। नहीं, बिल्कुल गलत है, यह सूंघने का कार्य करेगा। फिर आप देख सकते हैं जीभ में कौन से ग्राही लगे होते हैं, तो रस संवेदी ग्राही लगे होते हैं जो कि टेस्ट का पता करेगा। तो ये ग्राही का नाम भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपने यहां तक समझ लिया। इसके बाद आता है एक प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप को यहां पर पढ़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। यदि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न ना पूछा जाए तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले तो 3 क्रियाओं के बारे में आपको जानना होगा। तो एक ऐसी क्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, जो हम लोग जानबूझकर स्वयं से करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रिया। जैसे पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, बोलना हुआ, ये सब कैसी क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जबकि एक और प्रकार की क्रिया हमारे शरीर में हो रही होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे हृदय का धड़कना, ये कैसा क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। साथ ही साथ भोजन जो पच रहा है वह कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, जिसे आप सोच समझकर जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हृदय के धड़कने को अभी बंद करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। अभी आपने देखा क्या हुआ, मैं यहां पर हाथ रखा था और अचानक मुझे करंट लगा और हाथ खुद से ही हट गया। तो कुछ क्रियाएं इस प्रकार की भी होती है और इन्हें हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो यही हम लोगों को समझना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया कि जैसे ही यहाँ पर मेरा हाथ गया, यहाँ पर कुछ करंट था तो मेरा हाथ अचानक से हट गया। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि हम लोग बहुत अचानक से करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, और ये क्रियाएं सोच समझकर नहीं होती हैं और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये क्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं, यानी कि तेज होती हैं, और साथ ही साथ अचानक होती हैं, मतलब सडन एक्शन होती हैं। इसे आप सोच समझकर नहीं करते। जैसे मैंने अभी यहाँ टच किया था, यहाँ करंट था, तो अचानक मेरा हाथ यहाँ से हट गया। तो ये एक तो सडन एक्शन हो गया, मतलब अचानक हुई प्रतिक्रिया हुई, और दूसरा कि ये बहुत फास्ट होता है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति, यानी कि उद्दीपन मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था कि कोई भी बाहरी वातावरण में जो कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपक कहते हैं। तो यहाँ पर किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया, ये वर्ड आपको याद रखना है, तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि हम लोग कोई चीज का अनुभव कैसे करते हैं और उसका रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको हाथ पर छड़ी मारा जा रहा है, मान लीजिए आपको हाथ पर क्या मारा जा रहा है, छड़ी मारा जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ पे छड़ी लगता है तो आप उसको बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो क्या होगा, यह जो अनुभव है, यह जो सेंस है, वो कहाँ जाएगा, वह जाएगा आपके मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु से कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क इसको प्रोसेस करेगा और उसको लगेगा कि यहाँ मुझे चोट लग रहा है। तो मस्तिष्क उस प्रोसेस करने के बाद वह इंफॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, वह भेजेगा मेरुरज्जु में, और वापस से मेरुरज्जु से वह इंफॉर्मेशन हाथ में आएगा और आप अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये प्रतिक्रिया क्या होगी, सोची समझी प्रतिक्रिया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि हाथ पर छड़ी लगा तो जैसे ही छड़ी लगेगा हम अपना हाथ हटाएंगे। तो ये सोची समझी प्रतिक्रिया कैसे हो रही है,
छड़ी लगा, हम अनुभव किए, ये सेंस गया हमारे मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से दिमाग में, दिमाग को लगा कि यहाँ पर कोई हमको मार रहा है, तो वह उस हाथ को हटाने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ भेजा, मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से वो इंफॉर्मेशन कहाँ आया, हाथ में, और हाथ फिर हट जाता है। तो ऐसी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ हाथ रखा, करंट लगा और हाथ हट गया, तो इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है हाथ से कहाँ जाता है, मेरुरज्जु, और वापस से यहीं से वह इंफॉर्मेशन यहाँ आता है और हाथ हट जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब वह जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक नहीं जाता है। यह जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह ब्रेन के स्तर पर नहीं होती है, या फिर हम लोग कहें कि यह मस्तिष्क के स्तर पर नहीं होती है, बल्कि ये मेरुरज्जु के स्तर पर होती है। तो थोड़ा देख सकते हैं आप यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने अचानक कोई गर्म चीज छू दिया या फिर आपको अचानक करंट लगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राही के द्वारा उस चीज को अनुभव किया जाएगा, उसके बाद ये संवेदी तंत्रिका के द्वारा आगे की ओर बढ़ेगा और ये आ जाएगा मेरुरज्जु तक। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है, यह जो संवेदना है या फिर बोले यह जो संदेश है वह मेरुरज्जु तक आएगा, और वापस मेरुरज्जु में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से होते हुए वह आ जाएगा प्रेरक तंत्रिका कोशिका में, और फिर यहां से आएगा यह कार्यकर में, और आपका हाथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप ध्यान से यहां देखेंगे कि यहां मेरुरज्जु पर ही कार्य हो रहा है, यह इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगा। जैसे यहां से मेरुरज्जु आया, मेरुरज्जु से ब्रेन, ब्रेन से मेरुरज्जु, ये नहीं हो रहा है। तो यदि ऐसा ना हो तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब जो प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा होता है वह ब्रेन के स्तर पर नहीं होता है, बल्कि मेरुरज्जु के स्तर पर होता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्या प्रतिवर्ती क्रिया में जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसका उत्तर है नहीं। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं वह रास्ता, सबसे पहले कोई भी त्वचा में ग्राही क्या करेगा, उसको अनुभव करेगा, ग्राही के बाद कहाँ जाएगा, संवेदी तंत्रिका में जाएगा वह इंफॉर्मेशन, उसके बाद मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, उसके बाद आपका आएगा प्रेरक तंत्रिका कोशिका, उसके बाद आएगा कार्यकर, और फिर वहां पर हाथ आपका एक्शन करेगा। जो भी एक्शन करेगा, मतलब मान लीजिए हाथ हटेगा तो वहां से आपका हाथ हट जाता है। तो यह जो रास्ता हुआ, यह जो पाथ हुआ, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो यदि आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब जिस पथ पर विद्युत आवेग चलेगा, जिस पथ से वह प्रतिवर्ती क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बहुत ही आसान हो गया। तो आपको यदि प्रतिवर्ती क्रिया पूछेगा तो यह आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बना देना है। प्रतिवर्ती चाप पूछेगा तो आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखकर दिखा सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले उद्दीपन हो गया। उद्दीपन कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे अभी करंट लगा था तो वह एक उद्दीपन था। उद्दीपन को कौन ग्रहण करता है, ग्राही अंग, मतलब वह उस रास्ता से चलेगा। अब ग्राही अंग उसको रिसीव किया, उसके बाद वह कहाँ गया, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका के बाद कहाँ चला गया, मेरुरज्जु। तो क्या मेरुरज्जु से वह जो इंफॉर्मेशन है वह दिमाग तक जाएगा, तो उत्तर है नहीं। वह कहाँ गया, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर कार्यकर, और हाथ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोगों को ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से इसका डायग्राम भी दिखाना होगा। एक चीज और, अभी मैंने छड़ी वाला उदाहरण बताया, तो छड़ी में आप देख सकते हैं संवेदी यहाँ तंत्रिका कोशिका आया, फिर इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर ग्राही आया, ग्राही के बाद संवेदी तंत्रिका, फिर मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के बाद दिमाग में गया, दिमाग से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के बाद कहाँ आया, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, उसके बाद कार्यकर। तो क्या यह जो होता है इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे, तो इसका उत्तर है नहीं, इसे प्रतिवर्ती क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहाँ गया, दिमाग तक गया। तो अब आपको लगेगा कि ये एक्शन क्यों जरूरी है हमारे शरीर में, तो
तो शुरुआत में जब बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था तो ये एक्शन बहुत काम का था, आज भी बहुत काम का है। इसका मतलब कि ये जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग और कुछ बातें देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क पर के स्थान पर मेरुरज्जु के स्तर पर होती है, जिसके कारण ये बहुत फास्ट होती है। यदि ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ से मस्तिष्क में जाएं तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। मैंने यहाँ पर देखा था, तुरंत हाथ हटाया था। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन गया मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से वापस हाथ में, और हाथ यहाँ पर हट जा रहा है। इसमें ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सोचने समझने में बहुत कम, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें सोचना समझना नहीं होता है, तो टाइम बच जाता है और इससे हमारी सुरक्षा होती है, मतलब किसी उद्दीपन से हमारी सुरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया हमारे शरीर को सुरक्षा के लिए, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बताया था कि किस तरह से हमारा जो तंत्रिका तंत्र है अलग अलग भागों में बटा रहता है। उसी में हम लोगों ने एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि जो नियंत्रण है, मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आपको उत्तर में देना है मस्तिष्क। तो हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहला पढ़ा था मस्तिष्क और दूसरा पढ़ा था मेरुरज्जु। तो अभी हम लोग मस्तिष्क के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको समझना है कि मस्तिष्क कितने भागों में बटा है। तो यह यदि प्रश्न आए तो आपको उत्तर देना है कि मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग हैं। सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क और तीसरा क्या होता है आपका पश्च मस्तिष्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मस्तिष्क का यहाँ चित्र है, यहाँ पर इसे अग्र मस्तिष्क, यहाँ पर क्या है मध्य मस्तिष्क और यहाँ नीचे क्या है पश्च मस्तिष्क। अब ये जो मस्तिष्क है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपको क्लास 10th में जितने पार्ट्स समझने हैं उसका नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप देख सकते हैं ये जो भाग दिख रहा है ये ब्रेन का या फिर बोले मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रमस्तिष्क। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस, यहाँ पर क्या हो गया हाइपोथैलेमस, और ये जो भाग है ये अग्र मस्तिष्क आपका बनाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नाम लिख देना है मध्य मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क में आपको 3 नाम जानना है। पहला होता है पॉन्स, यहाँ पर लिख देना है, फिर ये है मेडुला और ये है अनुमस्तिष्क। तो ये तीनों मिला के आपको हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रंथि बताया गया पीयूष ग्रंथि। तो ये पीयूष ग्रंथि यहाँ पर ये जो संरचना देख रहे हैं वह है पीयूष ग्रंथि। तो ये पीयूष ग्रंथि एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसके बारे में आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पर ये भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये मस्तिष्क का ही भाग नहीं है, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मस्तिष्क के सारे भाग हो गए। तो हम लोग को अब समझना है कि मस्तिष्क के अलग अलग भागों का क्या कार्य होता है। तो अग्र मस्तिष्क के कार्य में हम लोग निम्न चीजों को लिख सकते हैं। तो अग्र मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी कि जो हम लोगों का ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है अग्र मस्तिष्क। आपकी बुद्धिमत्ता जो है, आप जितने तेज हैं, आप जो तर्क वितर्क करते हैं वो सारे किसके द्वारा करते हैं अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही करते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो अग्र मस्तिष्क है इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने का क्षेत्र होता है। तो मैंने आपको ग्राही बताया था कि ग्राही के द्वारा हम लोग कोई भी चीज को पकड़ पाते हैं, जैसे कि आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, इनमें ग्राही लगा होता है, जिससे कि संदेश को हम लोग जान पाते हैं। तो उसको समझने का जो क्षेत्र है वह कहाँ लगा हुआ है, वह अग्र मस्तिष्क में लगा हुआ है। तो ये विभिन्न ग्राही से सूचनाओं को क्या करता है, प्राप्त करता है, और उन सूचनाओं को क्या करता है, प्राप्त करने के बाद एनालाइज करता है कि आखिर उसके प्रति क्या उसको अनुक्रिया करना है।
जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे वन। तो ये मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था। तो ये वन मैंने बोला कि ये क्या है, तो कान के द्वारा वो चीज़ आपके दिमाग में गया, आंख के द्वारा वो चीज़ दिमाग में गया, फिर दिमाग उसको एनालाइज करेगा कि ये क्या बोल रहा है, क्या दिख रहा है, फिर दिमाग को लगेगा कि ये वन है, तो वहां से वह क्या करेगा, उसे मुंह तक भेजेगा और मुंह क्या बोलेगा, वन बोलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राही लगे हुए हैं उनसे सूचनाओं को क्या करता है, प्राप्त करता है, उसके बाद इसको क्या करता है, एनालाइज करता है, समायोजन करता है। और इस एनालाइज करने के लिए, समायोजन करने के लिए वह पूर्व में कुछ ज्ञान को भी क्या करता है, भंडार करता है। जैसे कि आप कुछ चीज याद करते हैं, तो जो आप याद करते हैं वो यहीं पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर भी ये जवाब कभी कभी देता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। तो जो संवेदी से सूचना प्राप्त करता है, ग्राही से सूचना प्राप्त करता है, और जो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, उन सबको ये मैच कराता है और उसके बाद एक डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के बाद उसको क्या कराता है, और उस प्रकार से फिर ये अनुक्रिया करता है तथा प्रेरक क्षेत्र तक वहां पर उस संदेश को पहुंचाता है, जिससे कि कुछ एक्शन हो जाए। जैसे कि एक और मैं उदाहरण बता रहा हूं, मान लीजिए कि यहां पर आग लग जाए, तो आग को आंख क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। आंख से वो इंफॉर्मेशन कहां जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ब्रेन उसको एनालाइज करेगा और फिर ब्रेन से वह इंफॉर्मेशन टांग को जाएगा कि वहां से उसको क्या करना है, भागना है। तो इस प्रकार से अग्र मस्तिष्क कार्य करता है। तो अग्र मस्तिष्क में कुछ और कार्य को आप लिख सकते हैं, जैसे कि यह ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में से सूचनाओं को एकत्रित करता है और उनका समायोजन करता है। तो इस प्रकार ये था अग्र मस्तिष्क। इसके बाद मध्य मस्तिष्क में भी आप एक दो कार्य लिख सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। तो मैंने आपको 3 प्रकार की क्रियाएं पढ़ाई हैं। पहला है ऐच्छिक क्रिया, फिर अनैच्छिक क्रिया और फिर प्रतिवर्ती क्रिया, और तीनों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में आपका 3 है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो आपके बुक में मेडुला और अनुमस्तिष्क से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि मेडुला का क्या कार्य है और अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है। तो पश्च मस्तिष्क में मेडुला के कार्य को आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा, और साथ ही साथ अनुमस्तिष्क को भी आपको याद रखना है। तो बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाओं को मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क नियंत्रित करता है, जो मैंने आपको बताया। तो जैसे कि कुछ क्रियाएं, जैसे रक्तदाब हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर हो गया, लार आना हो गया, वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो वमन जैसे कि उल्टी हुआ, उसका नियंत्रण कौन करेगा, पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला। जो ब्लड प्रेशर हो गया या मुंह में जो लार आता है, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला नियंत्रित करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अनुमस्तिष्क है वह भी बहुत बार पूछा जाता है कि अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है। तो यहां पर लिख सकते हैं कुछ क्रियाओं, जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। तो अनुमस्तिष्क के कार्य में हम लिख सकते हैं, जैसे कि सीधी रेखा में चलना, उसको कौन नियंत्रित करता है, मतलब बैलेंस शरीर का कौन बनाता है, नियंत्रण बैलेंस कौन करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। पेंसिल को उठाना, लिखना, इसको कौन नियंत्रित करेगा, अनुमस्तिष्क करेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो साइकिल हम चला रहे हैं उसमें भी बैलेंस कौन कर रहा है, अनुमस्तिष्क बैलेंस कर रहा है। तो इस प्रकार से यह जो अनुमस्तिष्क है बहुत सारे कार्य को करता है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर के संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर के संस्थिति एवं उसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि उसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे संतुलन के लिए, कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो कौन सा भाग उत्तरदायी है, अनुमस्तिष्क।
तो बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको उसका उत्तर करना होगा। इसके बाद आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बाद जो लास्ट में आता है वह यह है कि हम लोग का जो मस्तिष्क है वह सुरक्षित कैसे रहता है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि जो मस्तिष्क है एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हड्डियों का बॉक्स है जिसे हम लोग खोपड़ा कहते हैं या फिर कपाल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं या फिर क्रैनियम कहते हैं, उसमें हमारा मस्तिष्क क्या होता है, सुरक्षित होता है। लेकिन इसके अंदर कुशनिंग भी पाया जाता है, कुछ गद्देदार चीज भी पाया जाता है। तो आप उसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे, यहाँ पर लिख देना है तरल पूरित गुब्बारे। तो जो यहाँ पर हम लोग को यह देखना है कि बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। तो ये तरल पूरित गुब्बारे जिसे में तरल पूरित मतलब तरल यहाँ पर कुछ भरा रहता है जिसे हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, वह रहेगा जो कि इसको कोई घात से क्या करेगा, बचाएगा। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे की ओर आ रहा है वह हो गया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मस्तिष्क। तो ये जो पीछे की ओर आ रहा है वह है मेरुरज्जु और इसकी सुरक्षा के लिए जो रीढ़ की हड्डी है वह इसकी सुरक्षा करती है। तो आप देख सकते हैं ये रीढ़ की हड्डी है, इसके द्वारा किसकी सुरक्षा होती है, इसकी मेरुरज्जु की सुरक्षा होती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी के अंदर इसकी सुरक्षा होती है। तो ये था आपका ब्रेन या फिर मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क हम लोगों ने पढ़ा वह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है और हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो नियंत्रण एवं समन्वय है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा है अंतःस्राविक ग्रंथियां। इन दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अंतःस्राविक ग्रंथियों के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आता है आपके लिए कि तंत्रिका तंत्र की क्या सीमाएं हैं। और हम लोगों ने यह भी जान लिया है कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो इंफॉर्मेशन या फिर जो जानकारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है वह विद्युत आवेग के रूप में कर रहा है। तो तंत्रिका तंत्र की क्या सीमाएं हैं उसमें आप लिख सकते हैं। इसमें पहला हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। ये इसकी पहली कमी है या फिर बोले कि सीमा है कि तंत्रिका तंत्र जहां तक पहुंच पाया है, सेल टू सेल तो ये नहीं पहुंचा पाया है। यानी कि यदि आपको प्रत्येक कोशिका में इंफॉर्मेशन भेजना है वहां तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं पहुंचा है तो आखिर वह कैसे कार्य करेगा। और यह जो सीमा है इसी के लिए फिर एक नया तंत्र आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर हम लोग अंतःस्राविक ग्रंथियां जो पढ़ेंगे वह फिर वहां पर कार्य करता है। इसके बाद एक और चीज देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर विद्युत आवेग के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो विद्युत आवेग है, एक बार जब विद्युत आवेग पैदा होता है या फिर बोले जनरेट होता है तो वो कुछ केमिकल चेंजेस के कारण होता है, ये मैंने बताया था। तो फिर वापस से जब विद्युत आवेग पैदा होना है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, यानी कि उसमें कुछ टाइम लगता है। मतलब एक विद्युत आवेग जब ये पास हो रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट विद्युत आवेग को पास होने के लिए कुछ यहाँ पर टाइम लगता है। तो यह भी इसका क्या है, सीमाएं हैं। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। तो ये दो सीमाएं हैं जिसके कारण अब हम लोगों को यह समझना है कि यहाँ पर कौन सा नेक्स्ट सिस्टम कार्य करेगा। तो यह है हम लोग का अंतःस्राविक ग्रंथियां। तो शुरू में ही मैंने बताया कि हम लोगों के शरीरों में या फिर मनुष्य के शरीर में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वह दो प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा हो गया अंतःस्राविक ग्रंथियां। इसके पहले के पार्ट में मैंने बताया कि किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र में कुछ सीमाएं होती है जिसको परिपूर्ण करने के लिए फिर अंतःस्राविक ग्रंथियां हमारे शरीर में लगी होती है जो कि कार्य को बहुत भलीभांति करती है या फिर बोले नियंत्रण कार्य को बहुत भलीभांति करती हैं। तो अब हम लोग को समझना है कि अंतःस्राविक ग्रंथियां क्या हैं। तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में आप देख सकते हैं यहाँ की बहुत सारे ग्रंथियों को मैंने दिखाया है। कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि कुछ केमिकल का स्राव करती हैं।
तो यहाँ पर इनका नाम अंतःस्रावी ग्रंथियां क्यों पड़ा, क्योंकि इससे जो सिक्रेशन हो रहा है, इससे जो स्राव हो रहा है वह डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जबकि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनका जो सिक्रीशन होता है वह डक्ट्स में होता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा था, लार ग्रंथि पढ़ा था, लाला ग्रंथि आपके बुक में लिखा हुआ है। तो उसका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं होता है, डायरेक्ट खून में या रक्त में नहीं होता है, वह डक्ट के द्वारा या फिर आप समझे पाइप के द्वारा उसका सिक्रीशन स्राव निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रंथियां हैं इनका जो स्राव निकलता है वह डायरेक्ट खून में मिल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह वह जाता है, ट्रैवल करता है, या फिर बोले जहां उसको कार्य करना होता है वहां वह जाकर कार्य करता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों पर अंतःस्रावी ग्रंथियां लगी हुई हैं, लेकिन क्लास 10th में कुछ के बारे में आपको पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं मस्तिष्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस, जो कि एक ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। तो ये मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस, ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में पढ़ाया था। और मैंने यह भी दिखाया था कि इस हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पीयूष ग्रंथि, इस पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर औटू ग्रंथि है, और फिर यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि है, और यहाँ जो मेल होते हैं, नर होते हैं, उसमें वृषण पाया जाता है, और जो मादा होती है उनमें अंडाशय पाया जाता है। तो मैंने सिर्फ इतना ही अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको अपने बुक में सिर्फ इतने के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको यह पढ़ना है कि इससे कौन सा हार्मोन यानी कि केमिकल यहाँ से निकल रहा है, और दूसरा आपको पढ़ना है कि उसका कार्य क्या है। तो बहुत छोटा छोटा चीज़ आपको पढ़ना है, आगे के क्लासेस में आप देखेंगे कि ये पीयूष ग्रंथि, उससे बहुत अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो आपको लगेगा कि ये जो हार्मोन है यह नया वर्ड लग रहा है, इसका मतलब तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा कुछ रसायन का स्राव किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए हार्मोन क्या है, तो ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती हैं और हमारे शरीर के क्रियाओं को, विकास को, वृद्धि को समन्वय करती है, उसको नियंत्रित करती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो कि हार्मोन कहलाते हैं। तो मैंने जो बताया आपको क्या करना है, इनके बारे में यह जान लेना है कि इनसे कौन कौन हार्मोन निकल रहा है, जो कि आपकी बुक में दिया गया है, और उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह कुछ हार्मोन को निकालेगा जो कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। लेकिन आपको यहाँ हाइपोथैलेमस के बारे में ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पीयूष ग्रंथि। तो मैंने बताया पीयूष ग्रंथि में बहुत सारे हार्मोन निकल रहे हैं हमारे शरीर में, जो कि विभिन्न क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पीयूष ग्रंथि में भी बहुत सारे हार्मोन का नाम नहीं पढ़ना है। तो पीयूष ग्रंथि में सिर्फ एक हार्मोन का नाम पढ़ना है, जिसे हम लोग बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं हार्मोन का नाम, उसको याद कर लेना है और उसके कार्य को थोड़ा सा समझ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलेगा, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये वृद्धि व विकास का नियंत्रण करेगा। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना चाहिए कि जो वृद्धि हार्मोन है वह यदि बहुत ज़्यादा निकलेगा तो कोई जो व्यक्ति है वह बहुत, उसका जो शरीर है राक्षस नुमा हो जाएगा, मतलब उसका शरीर बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, वो उसकी हड्डियां काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और यदि यह वृद्धि हार्मोन बहुत कम निकलेगा तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो वृद्धि हार्मोन है हमारे शरीर के वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। एक और प्रश्न जो आपके दिमाग में आएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकल रहे हैं जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित तो करते ही हैं, साथ ही साथ अन्य ग्रंथियों के क्रियाओं को भी वो नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। दूसरा आता है आपका औटू ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग
थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। तो इससे जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। अच्छा, एक चीज आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इससे सिर्फ एक ही हार्मोन नहीं निकलता है, और भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि से और भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक एक के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उसी पर ध्यान देंगे। तो यहाँ दूसरा चीज आपको क्या पढ़ना है, आउटू ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो आउटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलेगा। तो नेक्स्ट है कि इसका कार्य क्या है, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम सीधा सा कार्य आपको लिखना है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म या फिर बोलेंगे उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहां से एक आपका VVI क्वेश्चन आने वाला है कि हम लोग भोजन में आयोडीन क्यों लेते हैं, या फिर आयोडीन युक्त भोजन हम लोग क्यों करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि आयोडीन मुख्य रूप से नमक में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नमक हम लोग लेते हैं वह आयोडीन युक्त क्यों होता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको उत्तर यह देना है कि जो आउटू ग्रंथि है उससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, और इस थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इस कारण से हमारे शरीर में आयोडीन की युक्त भोजन करना, हमें आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं थायराइड ग्लैंड यानी कि आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः आउटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिससे ग्वाइटर बीमारी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको यह देखना होगा कि आयोडीन की कमी के कारण यहाँ पर ग्वाइटर नामक बीमारी भी होगा। तो कुछ बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कि हार्मोन की कमी के कारण होती हैं, यानी कि कुछ हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाए या उनका वृद्धि हो जाए तो बहुत सारे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। तो कुछ के नाम यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, बाकी के नाम आपको क्लास 11-12 में आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद आपका तीसरा आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिवृक्क। तो ये जो अधिवृक्क है, वृक्क के ऊपर आप देख सकते हैं ये अधिवृक्क ग्रंथि है। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो ये तीसरा हो गया आपका। इससे भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलेंगे, लेकिन आपको जो पढ़ना है वह है एड्रेनलिन। तो अधिवृक्क से क्या निकलेगा, एड्रेनलिन निकलता है, जिसे हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में यह हार्मोन निकलता है, जो कि हम लोगों को किसी विपरीत परिस्थिति से लड़ने में हम लोगों को मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए अचानक से सामने शेर आ गया, तो शेर को देखकर आपके शरीर में दो चीज होना चाहिए, या तो आपको भागने की शक्ति मिलनी चाहिए, या तो उससे लड़ने की शक्ति मिलनी चाहिए। तो उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में अधिवृक्क से हार्मोन निकलेगा, जिसे क्या बोलेंगे, एड्रेनलिन, और यह रक्त में जाएगा और शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाकर उस भाग को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि वह सही प्रकार से कार्य कर सके। जैसे ही यह हार्मोन निकलेगा यह हृदय में जाएगा और हृदय की गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यह श्वास की गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिससे कि आप ज़्यादा सांस ले सके, और ज़्यादा सांस लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो आपके कोशिकाओं तक वह ऑक्सीजन पहुंचेगा और उससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। यह पेशियों में बहुत ज़्यादा बल देगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से भागने की शक्ति मिलेगी, या तो आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी। आपकी पुतलियाँ बड़ी हो जाएंगी, जिससे कि आप वहाँ पर वो जो परिस्थिति है उससे आप सामना कर सकें। ये सारी चीज़ों को कौन हैंडल कर रहा है, वह एड्रेनलिन कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा अग्नाशय। तो अग्नाशय से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। तो अग्नाशय से भी बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है इंसुलिन के बारे में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है अग्नाशय, और अग्नाशय को मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है, पाचन तंत्र में पढ़ाया है। तो हम लोगों ने देखा था कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है।
लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इस अग्नाशय से हार्मोन का भी स्राव होता है। तो उसमें एक हार्मोन जो कि आपको पढ़ाया गया वह है इंसुलिन। तो अग्नाशय से भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही पढ़ना है और वह है इंसुलिन। तो यह क्या करता है, हमारा जो रक्त है उसमें शर्करा के लेवल को या फिर कहें कि उसके स्तर को बनाए रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। तो मधुमेह में क्या होता है, इसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो ये जो हार्मोन है उससे एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप सभी के नाम को बहुत अच्छे से याद रखें। थायरॉक्सिन हार्मोन से एक पूछा ही जाता है, वृद्धि हार्मोन से भी पूछा जाता है, एड्रेनलिन से बहुत बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इसको याद कर लें। इंसुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर में इंसुलिन की कमी से क्या हो सकता है। तो शरीर में यदि इंसुलिन का कमी होगा तो मधुमेह नामक बीमारी होगा और रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके लिए कभी कभी आपको दवा तो लेना पड़ेगा और दवा के साथ इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है। इसके बाद आ जाता है दो और ग्रंथि, एक होता है वृषण और एक होता है अंडाशय। तो वृषण से जो हार्मोन निकलता हुआ है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है और यह जो है यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता को देता है मेल में, और इसी प्रकार से मादा में निकलेगा एस्ट्रोजन। ये क्या करेगा, यह भी यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता को यह बनाए रखेगा। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जो कार्य इंपॉर्टेंट है वही सारी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आप देख सकते हैं एक और चीज यहां पर बताया गया, वह है पुनर्भरण क्रियाविधि। तो ये जो हार्मोन निकल रहे हैं हमारे शरीर में, मैंने आपको बता दिया कि यदि हार्मोन ज्यादा निकलने लगे या फिर कम निकलने लगे, दोनों परिस्थितियों में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे मैकेनिज्म कार्य करते हैं, जिससे कि ये जो हार्मोन है वह बहुत सही तरीके से निकले, मतलब जितनी उनकी आवश्यकता है उतना ही निकले। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि अग्नाशय से मैंने बताया कि इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो मान लीजिए कि आपके शरीर में या फिर बोले आपके रक्त में यदि शर्करा का मात्रा, ग्लूकोज का मात्रा बहुत कम है और उसके बाद इंसुलिन बहुत ज्यादा निकलता है, तो ये आपके लिए हानिकारक है क्या? बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि ये इंसुलिन बहुत ज्यादा यदि निकलेगा तो ये शर्करा के स्तर को क्या करेगा, बहुत ज्यादा गिरा देगा। इस कारण से यहाँ पर हमारा शरीर क्या करता है, एक पुनर्भरण क्रियाविधि का प्रयोग करता है। इस पुनर्भरण क्रियाविधि में जब जितने हार्मोन की आवश्यकता होगी उतना ही हार्मोन यहाँ पर निकलेगा। कहने का क्या मतलब है, जब शर्करा का स्तर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर इंसुलिन ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही शरीर में शर्करा का स्तर कम हो जाएगा, यहाँ पर जो इंसुलिन है वह क्या हुआ, कम निकलना शुरू होगा। इस प्रकार से जो क्रियाविधि होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्भरण क्रियाविधि, जिसके द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है। तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। इसका मतलब है कि हार्मोन पहले तो सही समय पर स्रावित होना चाहिए और दूसरा सही अमाउंट में यानी कि सही मात्रा में स्रावित होना चाहिए। ज़्यादा हार्मोन से भी परेशानी हो सकती है और कम हार्मोन से भी परेशानी हो सकती है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को या फिर इस प्रकार से कहें कि पादपों में कैसे समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय होता है, वह एक टॉपिक बच जा रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं पादपों में समन्वय। इसके पहले हम लोगों ने जंतुओं में समन्वय पढ़ा है। तो हम लोगों ने देखा कि जंतुओं में समन्वय दो प्रकार से होता है, एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। यदि हम लोग पादपों की बात करें तो पादपों में तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। हम लोगों ने देखा था कि जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र है वह तंत्रिका उत्तक का बना होता है, और यहाँ पर जो संदेश चल रहा है एक जगह से दूसरे जगह, यानी बोले इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, वह विद्युत आवेग के रूप में हो रहा है। उस उत्तक के द्वारा विद्युत आवेग के रूप में हो रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच रहा है।
तो हम लोग वहां पर गति के बारे में पढ़े थे कि आखिर मान लीजिए कि ब्रेन से हमारे हाथ में एक इंफॉर्मेशन आया कि हाथ को खड़ा करो या फिर हाथ को सीधा करो या एक उंगली दिखाओ, दो उंगली दिखाओ, तीन उंगली दिखाओ। ऐसा यदि इंफॉर्मेशन आ रहा है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आया, कहां पर आया? वह तंत्रिका उत्तक के द्वारा हाथों में आया, हाथों की पेशियों में आया और अपने हाथ को उठा देते हैं, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली दिखाते हैं। तो आखिर ये कार्य कैसे करता है? तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन हाथों तक आ रहा है वह विद्युत आवेग के रूप में आ रहा है। तो आखिर ये हाथ मुड़ कैसे रहा है? तो हम लोग सिंपल सा ये समझे कि जो पेशी कोशिका है उसकी आकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जो पेशियां हैं उनकी कोशिका की आकृति में परिवर्तन कैसे होता है? तो पेशी की कोशिकाओं में हम लोग देखते हैं कि विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, वो अपनी आकृति और व्यवस्था परिवर्तन करती हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है? गति होता है। जैसे मैं ये हाथ मोड़ रहा हूं तो यहाँ पर गति हो रहा है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर गति हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग बात करें पादपों की, तो पादपों में आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, कोई भी उत्तक नहीं होता है, कोई भी विद्युत आवेग नहीं होता है, तो उनमें गति कैसे होगा? तो यहां पर यदि हम लोग पादपों में बात करें तो यहां पर पादपों में गति, दो प्रकार की गति हम लोगों को पढ़नी है। पहला होता है वृद्धि पर आश्रित गति, वैसी गति जो कि वृद्धि पर आश्रित हो, यानी कि जब वृद्धि होगा तो उसमें गति होगा। तो आपको यह यदि समझ में नहीं आया तो ऐसा समझ लीजिए कि वृद्धि मतलब क्या हो गया? बढ़ना। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें गति होगा। मान लीजिए छोटा सा प्लांट है इस प्रकार से, लेकिन इसका इधर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश इस साइड से इसको मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे गति करते हुए इस साइड में मुड़ गया। तो यदि ये गति करते हुए इस साइड में मुड़ रहा है तो वृद्धि हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। पहले पौधा इतना छोटा था, फिर इतना बड़ा हो गया। तो इस प्रकार का गति को हम लोग कहते हैं वृद्धि पर आश्रित गति, यानी कि जो वृद्धि हो रहा है इसमें, ये जो बढ़ रहा है उसके कारण इसमें गति हो रहा है। लेकिन दूसरे प्रकार की गति क्या है? वृद्धि से मुक्त गति। जैसे कि मान लीजिए एक छुई मुई का पौधा है और उसकी ये पत्तियां हैं, तो यदि आप छुई मुई के पौधे की पत्तियों को टच करेंगे, छुएंगे, तो वो क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। तो यहां पर ये गति कैसे हुआ? यानी कि यहां यदि मैं टच करूं तो ये सब सारी पत्तियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और ये गति क्या हो गया? वृद्धि से मुक्त गति। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें शाम में आप देखेंगे कि पत्तियां ऊपर की ओर हो जाती हैं और सुबह देखेंगे कि पत्तियां खुल जाती हैं। या बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो पुष्प होते हैं वह शाम को बंद हो जाते हैं और सुबह में खुल जाते हैं। तो वो सारी गतियां भी वृद्धि से मुक्त गति होती हैं, उनमें उसके वृद्धि से लेना देना नहीं होता, उनके बढ़ने से लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं उद्दीपन के कारण तत्काल अनुक्रिया। तो दो प्रकार का मैंने गति बता दिया पौधों में, मतलब पहला क्या हो गया गति कि जो वृद्धि के कारण गति होता है, और दूसरा गति कैसा हो गया? जिसमें वृद्धि का कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, कि क्या पौधों में भी कोई एक उद्दीपन है जिसके प्रति उसको तत्काल अनुक्रिया होता है या नहीं होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन मैंने पढ़ाया था, उद्दीपक या उद्दीपन, इस प्रकार का वर्ड मैंने पढ़ाया था कि जिसके प्रति हम लोग अनुक्रिया करते हैं वही क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। तो उद्दीपन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ गर्मी लग रहा है और मैं यहाँ पर शर्ट को खोल दूं तो गर्मी मेरे लिए क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। यहाँ ठंडी लग रही है और मैं यहाँ स्वेटर पहन लूं तो ठंडी क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई गर्म चीज मैंने छू दिया और मेरा हाथ हट जाता है तो गर्म चीज क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। किसी ने गाली दे दिया, एक ऐसे नॉर्मल टर्म में हम लोग बात करें तो किसी ने गाली दे दिया और आप उसको मारना शुरू कर दें तो जो गाली है वह आपके लिए क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, जैसे कि पहला तो आपने उद्दीपन समझ लिया और तत्काल अनुक्रिया मतलब एकदम फास्ट रिएक्शन। तो ये हो गया उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर
छुआ और हाथ खुद ब खुद हट गया, यानी कि यहाँ पर कुछ मान लीजिए मुझे करंट लगा और हाथ खुद ब खुद हट गया, तो ये तत्काल अनुक्रिया हुआ उद्दीपन के लिए। लेकिन इसके लिए मैंने बताया कि मेरे शरीर में तंत्रिका तंत्र लगा हुआ है, पेशियां जो उत्तक है वो लगी हुई है, पेशियां लगी हुई है, जिसके कारण मैं ये अनुक्रिया कर रहा हूं। लेकिन पादपों में उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं है। तत्काल अनुक्रिया कैसे करता है, जैसे मान लीजिए ये है छुई मुई का पौधा की पत्तियां इस प्रकार से, तो थोड़ा सा इसका पल्वीनस नहीं बना, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है छुई मुई की पत्ती। तो छुई मुई की पत्ती को जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने के कारण इसमें स्पर्श यहाँ पर क्या हो गया, उद्दीपन हो गया, और उस स्पर्श यानी कि छूना उद्दीपन हो गया, उस छूने के कारण इसमें तत्काल अनुक्रिया होगा। और जैसे ही हम लोग टच करेंगे इसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी या फिर नीचे की ओर झुक जाएंगी। अभी देखते हैं पत्ती ऊपर की ओर है, अभी ये पत्ती क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यही हम लोग को सीखना है कि आखिर छुई मुई की पत्ती क्यों मुरझा जा रही है, स्पर्श करने पर झुक क्यों जा रही है। मुरझाना नहीं वर्ड यूज करेंगे, यदि हम लोग झुकना वर्ड यूज करेंगे तो ये झुक क्यों जा रही है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग उत्तर देंगे कि जैसे ही छुई मुई को हम लोग स्पर्श करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर यदि आप स्पर्श करेंगे तो ये पूरा भाग झुक जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि जैसे ही छुई मुई को हम लोग स्पर्श करेंगे, कहीं भी स्पर्श करेंगे, तो वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करके वह इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण उसकी कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन होता है। और जल की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण वो कोशिका फैलती या सिकुड़ जाती है, जिसके कारण उसकी पत्तियां झुक जाती है। तो ये जल की मात्रा में परिवर्तन करने से कैसे कोशिकाओं को जो कोशिका है उसमें जल की मात्रा को परिवर्तन कर कैसे वो पत्तियां उसकी झुक जाती है, यही हम लोग को सीखना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये पल्वीनस हो गया, ये वाला जो दिख रहा है, और ये हो गई पत्ती। तो सिंपल सा ये समझना है कि जब इसकी कोशिकाओं में, ये मान लीजिए कोशिका है, इसकी कोशिकाओं में जल भरा रहेगा तो ये सीधा रहेगा, और जब कोशिकाओं का यहाँ से जल अगल बगल के क्षेत्र में चला जाएगा तो यहाँ ये जो कोशिका है वो जो फूली हुई थी वो पचक जाएंगी, या बोलेंगे कि उन कोशिकाओं की टर्जिडिटी कम हो जाएगी, जिस कारण से इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये झुक जाएगा। मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं पहले फूली फूली थी इस प्रकार से, अब कोशिकाओं का जल जब निकल गया तो वो इस प्रकार की हो गई, इस प्रकार की कोशिकाएं हो गई, तो ये झुक जाएंगी। और जब कोशिकाएं फूली फूली रहेंगी तो इस प्रकार से ये उठी हुई रहेंगी। तो मतलब जब कोशिका में पानी भर जाएगा तो वो फूल जाएंगी, जिससे कि ये मतलब कि ये खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करके वहाँ जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तो उसका जो पानी है वह बाहर निकल जाएगा, इस साइड में निकल जाएगा, और जैसे ही पानी निकलेगा वो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, उसमें से पानी निकला तो वो पिचक जाएंगी जैसा आपको दिख रहा है, और इस कारण से वह जो पत्ती है वह क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो यही आपको समझना था। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो यह जो गति हो रहा है इसमें कोई भी कोशिका की आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है वह प्रोटीन की आकृति के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि पानी के अंदर जाने या पानी के बाहर आने के कारण ये परिवर्तन हो रहा है। तो जो हम लोग जो जंतु है उनमें जो कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन होता है वह प्रोटीन के आकृति के और व्यवस्था के परिवर्तन के कारण होता है। लेकिन पौधों में अभी आपने देखा कि यहाँ पर वह जो कोशिका की आकृति को बदलते हैं, वह कैसे बदलते हैं, तो वह जल की मात्रा में परिवर्तन करके। यदि जल की मात्रा उसमें घुस गई मतलब बढ़ गई तो वह फूल जाएगा, और जल की मात्रा निकल गई तो वहाँ पिचक जाएगा, और जिसके कारण फिर वो क्या हो जाएंगी, कभी खड़ी रहेंगी और कभी झुक जाएंगी। तो ये था आपका उद्दीपन के कारण तत्काल अनुक्रिया।
तो अभी तक जो हम लोग पादपों में गति पढ़ रहे थे उसमें वृद्धि का कोई लेना देना नहीं था, मतलब वे गतियां वृद्धि पर आश्रित नहीं थी। लेकिन अब जो हम लोग गति पढ़ने वाले हैं वह है वृद्धि पर आश्रित गति। तो यहाँ पर आपको एक टर्म पढ़ना है और वह है दिशिक या अनुवर्तन गतियां किसे कहते हैं। तो दिशिक या अनुवर्तन गतियां वैसी गतियां होती हैं जो वृद्धि के कारण होती हैं और किसी खास दिशा की ओर या उस दिशा से विपरीत होती हैं। मतलब ये गतियां कैसी होती हैं, वृद्धि के कारण होती हैं और किसी खास दिशा की ओर या उसके विपरीत दिशा की ओर होती हैं। और ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। यहाँ 4 प्रकार की गतियों को आपको पढ़ाया गया है। जैसे सबसे पहला हो गया प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन दिशिक या अनुवर्तन गति है जो कि प्रकाश की ओर या उससे दूर होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन ऐसा दिशिक या अनुवर्तन गति है जो गुरुत्वाकर्षण की ओर या उससे दूर होता है। एक बात आपको यह ध्यान देना है कि यह वृद्धि के कारण हो रहा है, यानी कि पौधे में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके कारण ये गति हो रही है। तो ये हो गया प्रकाश के कारण अनुवर्तन गति, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण अनुवर्तन गति या दिशिक गति, ये हो गया रसायन के कारण। तो रसायन में आपको एक प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका बीजांड है और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वह पॉलन ट्यूब बना रहा है और ये पॉलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक रसायनानुवर्तन गति है। ये एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जलानुवर्तन। तो जल की ओर यदि वृद्धि हो रही है या उससे दूर हो रही है उस प्रकार की अनुवर्तन गति को हम लोग क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। तो इसके बाद आप देखेंगे कि प्रकाशानुवर्तन है, इसको भी 2 भागों में बताया जा सकता है। जैसे मैं पहले उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए ये पौधा है, तो इस पौधे की जो जड़ है और इस पौधे का जो तना है, तो इस पौधे का जो तना है वह प्रकाश की ओर जा रहा है, यानी कि यहां पर प्रकाशानुवर्तन हो रहा है। इस पौधे का अब जो प्रकाशानुवर्तन है उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहने का मतलब हो गया कि प्रकाश की ओर, यह पौधा का भाग जो है प्रकाश की ओर जा रहा है, यानी कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जो ये जड़ है वह प्रकाश से दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन भी कह सकते हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम लोग गुरुत्वानुवर्तन को भी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कह सकते हैं या फिर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कह सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग जड़ की ओर देखें तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगा इसमें, और यदि हम लोग तना की ओर देखें तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगा। मतलब ये जो जड़ है गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो रहा है। और ये जो पत्तियां हैं, पत्तियां नहीं कहेंगे, तना है, वह जो गुरुत्वाकर्षण है उससे दूर जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा और समझना है और वह है जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। तो रसायनानुवर्तन बता दिया कि किसी रसायन की ओर यदि वृद्धि हो रही है और उस प्रकार से गति हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रसायनानुवर्तन। तो ये सारी जो गतियां हैं वह वृद्धि पर आधारित होती हैं। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद आता है पादप हार्मोन। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने जंतु हार्मोन पढ़ा है उसी प्रकार से यहाँ पर पादप हार्मोन पढ़ना है। लेकिन जंतु हार्मोन में हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ खास ग्रंथियां होती हैं, वहां से हार्मोन का स्राव होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रंथियों के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये हार्मोन है, वहां पर कुछ उत्तक होंगे जो उस हार्मोन का क्या करेंगे, स्राव करेंगे। जैसे यदि हम लोग ऑक्सिन का बात करें तो यदि मान लीजिए कि ये पौधा है तो पौधे का जो टिप का भाग है वहां पर इस हार्मोन का क्या होगा, स्राव होगा, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएगा जहां पर इसको कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से जो हार्मोन आपको पढ़ना है
वह सबसे पहला क्या है, ऑक्सिन है, फिर है जिबेरेलिन, फिर है साइटोकाइनिन और फिर क्या है, एब्सिसिक एसिड। तो हिंदी में आपको स्पेलिंग नहीं देखना है, आप यहाँ पर साइटोकाइनिन भी लिख सकते हैं तो भी गलती नहीं होगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर के जो 3 हार्मोन हैं ये वृद्धि हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये वृद्धि का कार्य करते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, जस्ट उल्टा कार्य करेगा, वृद्धि को रोकने का कार्य करेगा। तो ये तीनों वृद्धि हार्मोन के नाम से जाने जाएंगे और ये वृद्धि को रोकने का कार्य करेगा। तो लगभग बहुत सारे कार्य ये एक प्रकार के ही करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या सीखना है, कुछ स्पेशल कार्य जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला मैंने बताया जो ऑक्सिन होता है, यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन में मदद करेगा। अभी मैंने आपको प्रकाशानुवर्तन पढ़ाया, तो प्रकाशानुवर्तन किसके द्वारा होगा, ऑक्सिन के कारण होगा। ऑक्सिन क्या करता है, जो कोशिका है उसको वृद्धि करने में सहायता करता है, यह तना को वृद्धि करने में सहायता करता है, यानी कि वृद्धि से रिलेटेड बहुत सारे कार्य ऑक्सिन करता है। तो यहाँ पर आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे या हेल्प बुक में पढ़ेंगे तो लगभग 15-20 कार्य आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको अपने बुक के हिसाब से पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे कोशिका के आकार में वृद्धि कर रहा है, प्रकाशानुवर्तन में सहायता कर रहा है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, ये तो मैंने बता दिया। तो 2-3 चीज हम लोग को पढ़ना है। तो यदि एक प्रश्न आएगा आपको कि ऑक्सिन किस प्रकार से प्रकाशानुवर्तन करता है, प्रकाशानुवर्तन आपने क्या समझा कि पौधे में वृद्धि हो रही है प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर, तो उससे क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर खिड़की है, खिड़की से यहाँ रोशनी आ रहा है, यानी कि ये लाइट आ रहा है, और कोई पौधा अंधेरे रूम में हम लोगों ने लगाया है, तो वह पौधा खिड़की की ओर जाएगा, यानी कि लाइट की ओर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। तो आखिर क्या हो रहा है कि वह जो पौधा है उसमें प्रकाशानुवर्तन हो रहा है, यानी कि वो प्रकाश की ओर जा रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ टिप है, इस पे बनता है ऑक्सिन, और जब ये ऑक्सिन बनता है तो ये प्रकाश, देख सकते हैं आप, ये 2 भाग हो गया, इधर तो प्रकाश का भाग हो गया और ये छाया वाला भाग हो गया, ठीक है, ये वाला छाया वाला भाग हो गया। तो जो ऑक्सिन होता है, प्रकाश वाला भाग इसलिए हो गया क्योंकि सामने से यहाँ लाइट पड़ रहा है और ये अंधेरा रूम है, तो यानी कि इधर छाया पड़ रहा है। तो जब इधर से लाइट पड़ रहा है, प्रकाश का भाग, तो ये जो ऑक्सिन है वह छाया वाले भाग की ओर आता है। ये किधर आएगा, छाया वाला भाग की ओर आएगा, और जिस ओर ऑक्सिन आएगा मैंने बता दिए कोशिकाओं के आकार को बढ़ाएगा। तो इधर कोशिकाएं क्या होंगी, आकार बढ़ेंगी, या फिर वृद्धि कह सकते हैं कि इधर वृद्धि ज्यादा होगा, इधर वृद्धि क्या होगा, ज्यादा, और इधर वृद्धि क्या होगा, कम। वृद्धि क्या हो गया, इधर कम। तो वृद्धि कम किस ओर हुआ, प्रकाश की ओर, और वृद्धि ज्यादा किस ओर हुआ, वृद्धि ज्यादा किस ओर हुआ, जिस ओर प्रकाश नहीं है। तो आप देखें कि इधर ज्यादा बड़ा हो रहा है, इधर कम बड़ा हो रहा है, इधर ज्यादा बड़ा हो रहा है, इधर कम बड़ा हो रहा है, इधर ज्यादा बड़ा, इधर कम बड़ा। तो ये ऐसे मुड़ेगा और ऐसे मुड़ेगा, तो ये प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। तो यही आप लिख सकते हैं कि जो ऑक्सिन है वह जहां से निकल रहा है वहां से छाया वाले भाग की ओर जाता है, तो छाया वाले भाग की ओर वृद्धि ज्यादा होती है, जबकि जिस ओर प्रकाश हो रहा है उस ओर वृद्धि कम हो रही है, जिस कारण से वह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो ये बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है जिबरेलिन या जिबेरलिन, जैसे भी आप बोले। तो इसमें आपको क्या लिख देना है कि ये तने की वृद्धि में सहायता करता है, ये जो तना है उसकी वृद्धि में सहायता करेगा, साथ ही साथ अंकुरन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स जो आपको लिखने एग्जामिनेशन में उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अब साइटोकाइनिन के बारे में आपको खास एक पॉइंट पढ़ाया गया है, वह यह है कि कोशिका के विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में मतलब कोशिका विभाजन को कौन कराएगा, साइटोकाइनिन कराएगा। ये एकदम स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है। तो एक 2 बात जो कि बुक में बताया गया स्पेशल बात, वह आपको एकदम याद रखना है। फिर आता है आपका एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। तो ये क्या करेगा,
ये इन सब का उल्टा कार्य करता है। यानी ये वृद्धि करेंगे तो ये वृद्धि को रोकने का काम करेगा, ये पत्तियों की वृद्धि करेंगे तो ये पत्तियों को झाड़ने का काम करेगा, ये पौधों को सुखाने का काम करेगा। तो इसे हम लोग तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तनाव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करेगा, वृद्धि को रोकेगा, पत्तियों को मुरझाने का कार्य करेगा, यानी कि ये सारे वृद्धि के अगेंस्ट कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन के बारे में बहुत थोड़ा सा आपके बुक में दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने बात बताया उससे जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।